एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के क्वांट हेड और फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल जुड़े हैं। उनसे बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इनका क्या नज़रिया है। आलोक जी, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका शो में। पहले तो ये बताएं कि मार्केट में जो युद्ध से रिलेटेड डिक्लाइन आई उसमें से कितना हम आपके हिसाब से रैली अब वापस मार्केट पचा चुकी है, क्योंकि क्रूड अभी भी 108 109 पर ही है। ये हमारे लिए अभी भी कितना बड़ा नेगेटिव रहेगा? हाँ, गुड मॉर्निंग अनुज। जैसा कि आपने सही बोला दैट लास्ट 2 महीने से जो युद्ध चल रही है, स्पेशली अप्रैल की बिगनिंग से मार्केट ने ये अनुमान लगा लिया कि दोनों ही साइड कोशिश कर रही हैं कि ये युद्ध किसी तरह रुके या कम हो। हालांकि उनकी कोशिशें पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई हैं, लेकिन इंटेंट बड़ा क्लियर है। और उस इंटेंट के वजह से जो क्रूड $110-120 भी जा रहा था, मार्केट की जो फियर थी कि ये बहुत ऊंचे लेवल पे और भी ऊंचे लेवल पे ज्यादा समय तक टिकेगा, वो फियर थोड़े कम हो गई हैं। आज भी एवरी 2 डेज 3 डेज हम देख रहे हैं कि दोनों साइड से कोई ना कोई प्रस्ताव आ जाता है, जहां दूसरा साइड उसको विचार कर रहा है या नहीं भी शायद सक्सेसफुल हो रही हो। बट ज्यादा फियर कि ये क्रूड बहुत टाइम तक ऊपर रह सके या ये युद्ध और ज्यादा बुरा हो सके, ऐसा लगता नहीं है। तो ये अनुमान होना कि ये युद्ध अपनी किसी तरह सेटलमेंट की तरफ जा रहा है, वो चीज़ मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। और स्पेशली इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया डिस्प्रपोर्शनेटली इम्पैक्टेड होती है क्रूड प्राइसेस बढ़ने से। लगभग 85-90% हम इंपोर्ट करते हैं, तो इसके वजह से हमने काफ़ी नुकसान भी देखा, एफआई से सेलिंग भी देखी, रुपये का डिप्रिसिएशन भी देखा। तो अगर ये युद्ध थोड़ा विराम की तरफ चला जाए या इनका सेटलमेंट हो जाए एंड क्रूड प्राइसेस गिरने लगे, जिसकी चांसेस काफ़ी हाई लगती हैं, ऐसे में इंडियन मार्केट्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो। बिल्कुल। मीनवाइल मार्केट डे लो पर आ गया है और अब देखिए निफ्टी 24,100 के भी नीचे आया। आज का हाई था 24,250 और आई थिंक एक पहली जो हमारी सबसे अहम रेजिस्टेंस थी श्रेया, वो यही थी 24,250 से 24,300। और 24 अगर ये रिजेक्ट हो तो सेल की भी बात हुई थी 24,350 के एसएल के साथ। लेकिन खैर अभी देखते हैं, पहला घंटा हो चुका है, अब आज का आपका हाई और लो मिल चुका है, उसके बाद देखेंगे। अच्छा आलोक, एक सवाल आपसे पूछूंगा अब आईटी पर, क्योंकि आज कुफोज के नंबर्स आए। आई एम श्योर आप स्टॉक स्पेसिफिक शायद कमेंट ना करें, लेकिन कुफोज में बड़ा मूव आया, कल टाटा टेक के नंबर्स के बाद बड़ा मूव आया था। आईटी में क्या अब स्टॉक स्पेसिफिक होने का समय आ गया है? क्या इंडिविजुअल स्टॉक्स में मौके मिल रहे हैं या एज ए सेक्टर यहाँ पर आप अभी अवॉइड करेंगे? आपका व्यू क्या होगा इस पर? अनुज, इस सेक्टर पे व्यू तो काफी नेगेटिव है, क्योंकि इस सेक्टर में हेडविंड्स बहुत ज्यादा हैं, टेलविंड्स बहुत कम। और जैसा कि आपने कहा, कोई कोई चुनिंदा कंपनियां ऐसी हो सकती हैं जो इस तरह की पोजीशन में हो, जिसकी अर्निंग्स विजिबिलिटी थोड़ी बेटर हो। तो उन केसेस में सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है, जैसे कि हमने लास्ट 1-2 रिजल्ट्स में देखे। लेकिन एज अ सेक्टर इनमें काफी हेडविंड्स हैं, और ग्लोबली बाकी कंपनीज भी जो सिमिलर आईटी सर्विसेज में हैं, उनको काफी हेडविंड देखने को मिल रही है। तो अर्निंग्स ग्रोथ नंबर्स ज़्यादा इंप्रूव होना फॉर द सेक्टर बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन कंपनी स्पेसिफिक अगर कहीं कोई हायर ग्रोथ सेगमेंट में हो, तो उनको ज़रूर देखा जा सकता है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। निफ्टी आईटी की बात हो रही है। आलोक जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। अच्छा, सेक्टर स्पेसिफिक ही सवाल पूछूं मैं अगर आपसे, तो ऑटो एज अ स्पेस कैसा लगता है सर? महिंद्रा एंड महिंद्रा और साथ ही हीरो मोटो के हमने नंबर्स देखे, काफ़ी अच्छे लगे और स्ट्रीट ने वैसे ही रिवॉर्ड किया है। तो ऑटो स्पेस पर क्या व्यू बन रहा है फिलहाल? गुड मॉर्निंग सर। ऑटो सेक्टर में जो नंबर्स हमने देखे मार्च और अप्रैल के, वो नंबर्स तो काफ़ी अच्छे आए हैं। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी है। पहला ये कि अभी तक रिटेल फ्यूल प्राइसेस बढ़े नहीं हैं इंडिया में, तो उसके बढ़ने के बाद डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आता है और वॉल्यूम ग्रोथ का क्या इम्पैक्ट आता है, वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी प्राइस सेंसिटिव सेक्टर है। और दूसरी तरफ में ऑटो सेक्टर के मार्जिन, जो ओईएम्स होते हैं, उनके मार्जिन्स कोई बहुत ज़्यादा हाई मार्जिन्स है नहीं। ये जो इनपुट कॉस्ट्स बढ़ रहे हैं, स्पेशली ऑन द मेटल साइड, क्या वो पास ऑन कर पाएँगे क्या एक ऐसे समय में जबकि फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हों? जहाँ जाके थोड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। लेकिन अगेन इसी सेक्टर में कुछ कंपनी स्पेसिफिक जो नाम आपने दिए, जैसे जो ट्रैक्टर में भी हैं, जो एसयूवीज़ भी अच्छे बिक रहे हैं, और कुछ हद तक जिनके बसेस, कमर्शियल व्हीकल्स भी अच्छे बिक रहे हैं, वो सेगमेंट्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो वो डिस्पाइट ये हेडविंड्स भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन पूरा सेक्टर के लिए यहाँ जाके क्वेश्चन मार्क ज़रूर आता है कि फ्यूल प्राइस हाइक के बाद में डिमांड अच्छी रहेगी या नहीं। फ्यूल प्राइस हाइक के बाद देखते हैं कैसे डिमांड रहेगी। अच्छा,
आलोक जी, दो स्पेसेस पे सवाल होगा मेरा, एक कैपिटल मार्केट स्पेस और डिफेंस स्पेस। इसने अच्छे रिटर्न्स बना के दिए जब मार्केट कमज़ोर था, पिछले 18 महीनों की भी बात कर ले तो हम, तो आगे ये चलकर भी कैपिटल और डिफेंस स्पेस में पैसे बनेंगे, यहाँ पर व्यू क्या बन रहा है आपका? दोनों ही स्पेस में हमारा व्यू स्ट्रक्चरली काफी पॉजिटिव है। अगर मैं कैपिटल मार्केट्स की बात करूं, इंडिया एक सेवर्स इकोनॉमी है, जहां पे हमें सेविंग करने की एज अ कंट्री हमें काफी आदत है। अगर हम लोग मार्केट्स की हिस्ट्री में जाएं, 2005 से 2020 वाला पीरियड देखते हैं, तो उस वक्त में ज्यादातर सेविंग्स होती थी, सेविंग्स अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट्स में, और उस लो कॉस्ट डिपॉजिट्स और लो कॉस्ट सेविंग्स का बेनिफिट बैंकों ने लिया, और बैंकों ने काफी अच्छे प्रॉफिट्स दिए, मल्टी बैगर रिटर्न्स भी दिए, और काफी बैंक्स के वेटेजेस निफ्टी में भी बढ़ गए। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड करके अगर हम पोस्ट कोविड देखें, तब तक इंडियन सेवर्स ने देख लिया था, काफी हद तक उनको अंदाजा हो गया था कि मार्केट्स में लॉन्गर टर्म में बने रहने से काफी अच्छे रिटर्न्स बन जाते हैं। आज की तारीख में सेविंग्स अकाउंट रेट्स कुछ 2.5% के आसपास होते हैं, और हम देख रहे हैं कि बैंकों में डिपॉजिट ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं आ रही, लेकिन एसआईपी नंबर्स वॉलिटिलिटी के बावजूद बड़े अच्छे से चल रहे हैं। ऐसे में इस पूरे सेगमेंट का बेनिफिट कैपिटल मार्केट सेगमेंट को होता है, चाहे वो एक्सचेंजेस हो, चाहे वेल्थ मैनेजर्स हो, चाहे वो एसेट मैनेजर्स हो, चाहे ब्रोकर्स हो। तो इस पूरे सेगमेंट में स्ट्रक्चरली व्यू काफी पॉजिटिव है, आगे भी काफी पॉजिटिव रहेगा इसमें। और डिफेंस सेक्टर की अगर बात करें, जियोपॉलिटिकल रिस्क दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हमने अगर एज ऑफ नाउ करीब वर्ल्ड की जीडीपी का करीब 2.5% खर्चा डिफेंस पे होता है, तो लगभग $100 ट्रिलियन की जीडीपी है वर्ल्ड की, $2.5 ट्रिलियन करीब खर्च होता है डिफेंस पे। जो जिस तरह के वॉर्स बढ़ रहे हैं, रशिया यूक्रेन के बाद में अभी यूएस और ईरान की, साथ साथ में यूएस ने जो नेटो को दिया हुआ जो कवर था सुरक्षा कवच का, वो हटाया जब, तो जाहिर है उस सारे यूरोपियन कंट्रीज को भी अपने डिफेंस खर्चे करने पड़ेंगे। इंडिया भी इंडिजिनाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में ये जो 2.5% खर्च होता था जीडीपी का, ये अगले कुछ सालों में लगभग 5 से 6% भी हो सकता है। ऐसे में डिफेंस स्पेंडिंग काफी जोर से बढ़ सकती है, इंडिया में भी, ग्लोबली भी। इसलिए सेक्टर नेक्स्ट 10 सालों के लिए काफी स्ट्रक्चरली अच्छे ग्रोथ सेगमेंट में है। जस्ट अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट ये दोनों ही सेगमेंट जिसका आपने नाम लिया, कैपिटल मार्केट्स एंड डिफेंस, नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए बड़े अच्छे हैं। ओके, बिल्कुल कैपिटल मार्केट में अच्छे मूव्स यहाँ पर बन रहे हैं, और शायद आगे भी बनेंगे। एक अच्छी थीम यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा आलोक, और कहाँ कहाँ पॉजिटिव हैं आप? कौन कौन सी बड़ी थीम्स हैं जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इस समय? जो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस है अनुज, जो ग्लोबली सबसे बड़ी थीम है, वो है एआई कैपेक्स की। और एआई के अंदर में इंडिया में लिमिटेड प्लेस होते हैं। हमारे पास ना तो मेमोरी के प्ले हैं, ना डायरेक्ट एआई के प्लेस हैं। हमारे पास जो दो मेजर प्लेस हैं इंडिया में, वो बसते हैं पावर और मेटल्स। दोनों ही सेगमेंट डेटा सेंटर से लेके जो टोटल पावर रिक्वायरमेंट है ऑफ दिस एआई कैपेक्स, इनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं। और पावर के अंदर में इंडिया में एज इट इज डेफिसिट रहती है, तो हमारे डेफिसिट भी है, साथ साथ में डेटा सेंटर्स को देने के लिए भी ज्यादा पावर चाहिए। तो राइट फ्रॉम जनरेशन टू ट्रांसमिशन टू पावर इक्विपमेंट, इस सारे सेगमेंट्स में काफी अच्छे से ग्रोथ दिख सकती है। और साथ ही साथ मेटल्स, क्योंकि स्पेशली जो नॉन फेरस साइड है, जहां सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आते हैं, इन सारे सारे डेटा सेंटर्स में, चिप्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ग्रिड्स के अपग्रेडेशन में, इन सब में जो मेटल्स चाहिए, जितनी वो डिमांड है उतनी सप्लाई आ नहीं पा रही है। तो ये दो सेगमेंट में हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। ओके, अच्छा, ये बात हो गई आपकी पावर और मेटल्स। स्पेशलिटी केमिकल्स पर क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि काफ़ी सालों से रिटर्न्स नहीं बने हैं यहाँ पर। ऑफ लेट एक दो कंपनियों के नंबर्स अच्छे आए हैं, यहाँ पर क्या व्यू होगा? इस सेक्टर में थोड़ा टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है अनुज। जैसे आपने कहा, लास्ट फ्यू इयर्स कुछ खास नंबर्स भी नहीं आए, लोगों ने कैपेक्स भी किए, लेकिन ग्रोथ नंबर्स इतने अच्छे नहीं आ रहे थे। अब इस क्वार्टर ऑनवर्ड्स, लास्ट क्वार्टर में भी कुछ ग्रीन शूट्स देखने को मिले, इस क्वार्टर में भी कुछ ग्रीन शूट्स देखने मिल रहे हैं, कुछ मैनेजमेंट कमेंट्रीज भी बेटर आ रही है। पूरे सेगमेंट में तो टर्न अराउंड नहीं है, लेकिन सिलेक्टिवली कुछ कुछ एरियाज ऐसे आ रहे हैं जहां पे टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ चाइना में जो एक्शन होता है, कहीं कहीं जाके उन्होंने प्रोडक्शन जो स्टॉप करा या कर्टेलमेंट की या एक्सपोर्ट बेनिफिट्स हटाए, उसका बेनिफिट भी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को मिल रहा है। ओके,
आलोक जी, आपने पार एआई मेटल एज ए स्पेस कहा जहां पर आप बुलिश हैं, नज़रिया पॉजिटिव है आपका। अगर एआई की डिमांड बढ़ेगी सर आगे चलकर भारत में, तो डेटा सेंटर भी क्या फोकस में रहेगा? और अगर किसी को डेटा सेंटर एज ए थीम प्ले करना है तो वो कैसे प्ले करे? और डेटा सेंटर एज अ थीम काफी स्ट्रॉन्ग थीम है, क्योंकि इंडिया ने डिसाइड किया कि जैसे एआई में पार्टिसिपेट करने के लिए वन ऑफ द बेटर वेज ये था कि हम डेटा सेंटर्स यहाँ बना सकते हैं। तो रियल एस्टेट हो चाहे पावर हो, और साथ साथ में जब गवर्नमेंट ने 10 साल की टैक्स हॉलिडे दे दी, तो वो एक तरह से स्टैम्प, एक तरह से सील हो गया कि इस सेगमेंट में डेफिनेटली कैपेक्स होने वाला है। तो काफी सारे कंपनीज हैं, स्पेशली पावर एंड मेटल्स, जैसे मैंने कहा, वो काफी अच्छी थीम बनती है। बट और भी कंपनीज हैं जो डेटा सेंटर्स बनाने में काम करते हैं, जो सर्टन उसके और इक्विपमेंट्स हैं वैल्यू चेन के अंदर में, वो सब आते हैं। लेकिन सारे के सारे ये कंपनीज मिड एंड स्मॉल कैप्स में मिलते हैं, लार्जर कैप में ऐसी कंपनियां काफी कम है। बट ये जो ओवरऑल सेगमेंट है, उस सेगमेंट में ग्रोथ विजिबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग है। आलोक, एक स्पेस जहाँ पर पैसा नहीं बना है वो है लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स। चाहे आप कोई भी बैंक उठा के देख लें, लगातार अंडर परफॉर्मेंस रही है। एक बड़ा फैक्टर तो खैर एफआई की सेलिंग है यहाँ पर, लेकिन मतलब मार्केट को तो अंडर परफॉर्म किया इन स्टॉक्स ने यहाँ पर, क्योंकि ऑलमोस्ट हर फंड ओवरवेट ही होता है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स में। इधर अब क्या व्यू रहेगा? अनुज, अगर हम लोग लास्ट 2-3 महीने के डेटा को छोड़ के अगर हिस्टोरिकल डेटा देखें, तो क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ दोनों ही बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन लास्ट 2 महीनों से डिपॉजिट ग्रोथ में भी उछाल देखने को मिला है, क्रेडिट ग्रोथ में भी उछाल देखने को मिला है। दोनों ही नंबर 12-13% से ऊपर चल रहे हैं। अगर ये नंबर्स वहां सस्टेन होते हैं, तो इस सेक्टर में लुप्त हुई भी ग्रोथ वापस आ सकती है। और जब ये ग्रोथ वापस आएगी तो ही ये सेक्टर चल सकता है, क्योंकि काफी हद तक ओवर ओन्ड सेक्टर है। बड़ा मुश्किल होता है इतनी लार्ज कंपनीज ढूंढना पूरी दुनिया में, जहां ऑलमोस्ट ऑल एनालिस्ट बाय रेटिंग पे हो और ऑलमोस्ट ऑल फंड्स ओवरवेट पे हो। तो काफी ओवर ओन्ड सा सेक्टर है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर ग्रोथ यहाँ रिवाइव हो सके, तो तब जाके वहां पे अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। दैट्स व्हाट हम लोग भी वेट कर रहे हैं। लेकिन ये 13-14% की ग्रोथ रेट मेंटेन होनी बहुत बहुत जरूरी है। ओके, 13-14% की ग्रोथ रेट मेंटेन होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस कॉन्वर्सेशन को यहाँ एंड करें इससे पहले श्रेया, आपको आलोक के बारे में एक बात बताऊँ? जी। वैसे आलोक मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और इन्होंने ना अभी रिसेंटली 200वीं हाफ मैराथन या मोर रन की है, और पिछले 3 साल से लगातार 3 साल से साल में कम से कम 42 हाफ मैराथन या मोर, जैसे कहते हैं कि मैराथन ऑफ हाफ मैराथन, वो रन किए। और चाहे गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, और मतलब इम्प्रेसिव। तो काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो आलोक, सबसे पहले तो उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक, और इसी तरीके से आप सबको इंस्पायर करते रहें फिटनेस जर्नी के लिए, और तो यही मैं आपको विशेष दूंगा।